सर्द हवाएं इसके वजूद को चीर रही थी। हुरिया की आंखों से बहते आंसू थम चुके थे। सुरमई आंखें अब खुश्क थीं। इसके लंबे घने बाल हवा के लहराने से बिखर रहे थे। इसकी चादर नामालूम कहाँ गिर चुकी थी कि इस वक्त इसके वजूद पर सिर्फ वो काला लिबास ही था जहां जा बजा मिट्टी लगी हुई थी। खुद को बचाते बचाते वो यहाँ आ पहुंची थी, मगर अब आगे कहाँ जाती। हुरिया ने एक नजर नीचे डाली। वो पहाड़ की चोटी पर खड़ी थी। यहाँ से आगे बस नीचे गहरी खाई थी। एक कदम भी आगे बढ़ाती तो वो सीधा नीचे जा गिरती। जान से मार डालो इसे, ये इस लायक नहीं कि इसे अपने घर में रखा जाए। बदकिरदार है ये। ऐसी गुनहगार औरतों के लिए दीन में सख्त सजा है। वो लर्ज कर रह गई। ये निस्वानी आवाज इसे किसी कूड़े की मानंद लगी। वो पलट भी ना सकी। या अल्लाह प्लीज मुझे बचा ले। दोनों हाथों से अपने चकराते सर को थामे हुरिया ने खुद को संभालना चाहा। पेट के निचले हिस्से में एक टीस उठी थी। इस पहाड़ की चोटी पर वो अकेली नहीं थी। इसके वजूद में पलने वाली वो नन्ही सी जान भी थी। वो प्रेग्नेंट थी, मगर बजाय खुश होने के वो अपनी जान देने के लिए यहाँ खड़ी थी। हुरिया को अपने ऐन पीछे आहट महसूस हुई। घबरा कर इसने रुख मोड़कर देखा। वो दुश्मन जान सामने खड़ा था, हमेशा की तरह संजीदा, बावाकार, सफेद रंग का शलवार कमीज जिसके ऊपर स्याह रंग की शॉल ओढ़े वो बेहद ग्रेस दिल लग रहा था, मगर इसकी आंखें इन स्याह आंखों में हमेशा से ज्यादा सखी थी। फहद आप आ गए, प्लीज मुझे बचा ले। मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज आप तो मेरा यकीन करें ना। अपना हाथ आहिस्तगी से आगे बढ़ाते इसने इल्तिजा की थी। इस 28 साला खूबरू मर्द ने चंद कदम आगे बढ़ाए। अब इसका और हुरिया के दरमियानी फासला खत्म हो चुका था। मैं तुम्हें बचाने ही तो आया हूँ। अपने दोनों हाथ आहिस्तगी से हुरिया के कंधे पर रखते फहद के लबों से ये जुमला अदा हुआ था। हुरिया को लगा इसकी सारी मुश्किलात खत्म हो गई हैं। इसके लबों पर मुस्कुराहट फैलने लगी, मगर ऐन इसी लम्हे फहद ने इसे पूरी कुव्वत से इस पहाड़ के नीचे धक्का दे दिया। वो मसीहा के रूप में कातिल निकला था। हुरिया के लबों से एक दिलदोज चीख निकली और वह एक झटके से उठ बैठी थी। वो किसी खाई में नहीं गिर रही थी, बल्कि वो अपने कमरे में मौजूद थी। अपने बेड पर ये जालिम ख्वाब हमेशा की तरह आज फिर इससे दिखाई दे गया था। हुरिया ने अपना कपकपाता हाथ अपने दिल पर रखा, जो इतना तेज धड़क रहा था कि मानो अभी सीना तोड़कर बाहर निकल आएगा। आज फिर वही ख्वाब। आखिर ये ख्वाब कब मेरा पीछा छोड़ेगा। गहरी सांस लेते इसने खुद को संभालने की कोशिश की थी। कमरा पुरसकून था। नाइट बल्ब की मध्यम सी रोशनी फैली हुई थी। हुरिया आंखों में आंसू नमूदार होने लगे। इसने अपने लबों से उमड़ती सिसकी को रोकते रुख मोड़कर देखा। बेड के एक तरफ एक साला जुबिया बेखबर सो रही थी। इसके मासूम चेहरे पर दुख का कोई साया भी ना था। वो पुरसकून नींद में थी। हुरिया के लबों से गहरी सांस आजाद हुई। तुम्हारे ऊपर कोई आंच नहीं आने दूंगी मैं जुबिया, ये मेरा तुमसे वादा है। खुद में चाहे जमाने की सारी सख्तियां झेल लूं। जो कुछ इन्होंने मेरे साथ किया वो सब मैं तुम्हारे साथ नहीं होने दूंगी। आहिस्तगी से जुबिया के घुंघराले बालों में हाथ फेरते हुरिया ने जैसे खुद से वादा किया था। सुरमई आंखें एक दफा फिर पानी से लबरेज होने लगीं। इसके वजूद में टीस उठ रही थी। ये ख्वाब इसे हमेशा इसी तरह तोड़ दिया करता था, मगर शुक्र था कि वो सिर्फ एक ख्वाब था। वो इन सब लोगों की पहुंच से बहुत दूर थी, जो कातिल थे, जो इसे खत्म कर देना चाहते थे। और इन सब के बीच में वो एक खूबरू सरापा हुरिया की निगाहों में लहराया। इसका हलक तक कड़वा हो गया। वो शख्स जिसने इसे जिंदगी भर के लिए अपनी दस्तरस में लिया था, वो तो अपने बच्चे तक की भी हिफाजत न कर सका। हुरिया ने घबरा कर अपने कानों पर दोनों हाथ रखे थे। वो इन मनाजर को याद नहीं करना चाहती थी। अचानक वो चौंकी। इसके दरवाजे पर दस्तक हो रही थी। इस वक्त कौन आ गया। वो घबरा कर उठ खड़ी। घड़ी में निगाह डाली जहां रात के 2 बज रहे थे। खौफ की एक सर्द सी लहर इसके वजूद में दौड़ गई थी। इसे इस नए घर में आए हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ था। हर चंद महीने बाद इसे अपना मकान तब्दील करना पड़ता था। ये नया मकान जहां नीचे आंटी रोजीना रहा करती थी और ऊपर की मंजिल के 2 कमरे हुरिया ने अपने लिए किराए पर हासिल किए थे। इसका पता तो किसी के पास ना था, तो फिर मेरे घर पर कौन आया है। वो धड़कते दिल को संभालती दरवाजे तक आई थी।
नीचे से बैरूनी दरवाजा एक ही था जहां से सीढ़ियां चढ़कर ऊपर हुरिया के हिस्से में बासानी आया जा सकता था। आने वाला इसी बड़े दरवाजे से आया था, मगर रात के पहर इसे अंदर आने किसने दिया? शायद आने वाले पर चाबी अपने साथ लेकर आया था। हुरिया की हथेलियों में पसीना उतरने लगा। कौन है? दरवाजे के पास खड़े होते इसने धीमे लहजे में सवाल किया था। जवाब में कोई ना बोला। मैंने पूछा, कौन है? हुरिया ने एक दफा फिर सवाल किया था। अपनी शॉल को अपने गिर्द लपेटते इसने मजबूत बनने की कोशिश की थी। जवाबन बाहर मुकम्मल खामोशी छाई रही और अगले पल हुरिया खौफ के मारे जर्द पड़ गई। दरवाजे के लॉक में बाहर से चाबी घुमाने की आवाज आ रही थी। अगले लम्हे क्लिक की आवाज के साथ लॉक खुल गया। वो घबरा कर 2 कदम पीछे हटी थी। कोई अंदर दाखिल हो रहा था। लंबा दराज कद, स्याह रंग की जीन्स के ऊपर टी शर्ट पहने, दिसंबर की सख्त कड़कती सर्दी में भी जैकेट या किसी किस्म की गर्म शॉल से बेनियाज वही था। इसकी स्याह आंखें हुरिया पर जमी थीं। अब वो लड़खड़ा कर 2 कदम पीछे हटी। हाँ, मैं क्या लगा था तुम्हें खुद को मुझसे छुपा लोगी? तुम दुनिया के किसी दूसरे कोने में भी चली जाओ, तब भी फहद अली गर्देसी तुम्हें ढूंढ निकालेगा। मैं अपनी मलकियत इतनी आसानी से नहीं किसी और के हवाले करता। वो मजबूत कदमों से चलता अंदर आया था। लहजा हमेशा की तरह वैसा ही था। जहर उगलता हुआ हुरिया की सांसें थमने लगी। इसने देखा फहद अली गर्देसी ने दरवाजा एक मामूली सी पिन से खोला था। इसे सारे हरबे आते थे। एक नजर पलट कर इसने अपने बेडरूम की सिमत देखा था जहां जुबिया गहरी नींद में थी। आप यहाँ क्यों आए हैं? अब मेरे और आपके दरमियान बच्चा है क्या है जो आप मेरी जासूसी कर रहे हैं? वो तल्ख हुई थी। नामालूम इसके अंदर इतनी हिम्मत कैसे आई थी सवाल करने की। बताता हूँ इतनी जल्दी क्या है। फहद अली गर्देसी ने इंतहाई इत्मीनान से पलट कर दरवाजा लॉक किया था। हुरिया ने बेबसी से दाएं बाएं देखा। आज बचाने वाला कोई नहीं था। फहद अली गर्देसी से बचाने वाला इसे कभी कोई नहीं आया था। आप यहाँ से चले जाएं। मेरी यहाँ एक इज्जत है, मैं अकेली रहती हूँ। रात के इस पैर किसी मर्द का मेरे घर में आना मुनासिब नहीं। वो तल्ख हुई थी। फहद अली गर्देसी ने मुड़कर एक नजर इस पर डाली। तो तुम बता देना कि मेरा और तुम्हारा रिश्ता क्या है? कोई नहीं बता सकती। ये शायद तुमने मेरे और अपने रिश्ते को कभी तस्लीम ही नहीं किया। वो 2 कदम चलकर इसके नजदीक आया था। हुरिया ने घबरा कर पलटना चाहा और साकित रह गई। पीछे दीवार थी और इसे दीवार के साथ लगा चुका था। अंधेरे में इसे संत का तायुन ना हुआ और अब वो मुकम्मल तौर पर इसके घेरे में थी। एक हाथ दीवार पर रखते वो हुरिया के सिम पर झुका। हुरिया को इसकी भारी सांसें अपने चेहरे और गर्दन से टकराती हुई महसूस हुई। फात प्लीज यहाँ से चले जाएं। मैं मजीद नया कोई तमाशा अफोर्ड नहीं कर सकती। मैं आप लोगों की जिंदगियों से बहुत दूर निकल आई हूँ और अब मुझे परेशान करना बंद कर दे। वो भीगती आवाज में बोली। फहद अली ने खामोशी से इसका जायजा ले लिया। छत पर लटकते एक मध्यम से लैंप की रोशनी इन दोनों पर पड़ रही थी। इसने नीले रंग का शलवार कमीज पहन रखा था। स्याह शॉल अब इसके कंधों से ढलक कर नीचे गिरने को बेताब थी। इसके लंबे बाल खुले हुए थे। तुम्हारे बाल आज भी इतने खूबसूरत है जितने पहले थे। धीरे से इसकी तरफ झुकते फहद गर्देसी ने इसके बालों की एक लट को छुआ था। वो सिमट कर पीछे हुई अपने हाथों को मुझसे दूर रखे। मैंने कहा ना यहाँ से चले जाएं। इसने फहद को दोनों हथेलियों से धकेलते एक तरफ से निकलने की कोशिश की थी और यही बात फहद को गुस्सा दिला गई। यकलखती इसे बाजों से पकड़कर अपनी सिमत घसीटते इसने हुरिया के गिर्द अपनी गिरफ्त मजबूत की थी। हुरिया का दिल धक से रह गया। मैंने कहा था ना मैं अपनी चीजों को इतनी आसानी से नहीं छोड़ता। इस रोज जब तुम घर से भाग कर आई थी तब तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली थी। तुम मेरी बीवी हो। मैंने अभी तक अपना और तुम्हारा रिश्ता खत्म नहीं किया। तो बताओ, तो फिर किस हक से तुम मुझे मजबूर कर रही हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं? इसके कान के करीब झुका वो गुर्रा रहा था। इसके लहजे में इतनी तपिश थी कि हुरिया को अपना आप जलता हुआ महसूस हुआ। इसकी आंखों से 2 आंसू टूटकर बिखरे। बच्चा आपका, बच्चा वही बच्चा जिसे आपने तस्लीम करने से इनकार कर दिया था। ये मत भूले कि मैं इस घर से भागी नहीं थी। निकाला था मुझे आपने। आपके घर वालों ने तब तो आपको मेरा चेहरा तक नहीं देखना चाहते थे। दिया ही क्या आपने मुझे? ये बच्चा आपका नहीं है, वो सिर्फ मेरी औलाद है। मेरे जिस्म मेरे खून से बना है, वो मैंने पाला है इससे। और आपने क्या किया था? इसके लिए कुछ भी नहीं।
इसलिए मुझे बच्चे के ऊपर अपना हक जताना बंद कर दे। वो एकदम बिफड़ गई थी। हाँ, आंखों में खौफ सिमट आया था, वो जुबिया को मुझसे छीन कर ना ले जाए। इस खौफ ने इसके वजूद को अपनी गिरफ्त में लेना शुरू कर दिया था। फहद के लबों पर एक मुस्कुराहट उभरी, वो हल्का से इसके चेहरे पर झुका था। हुरिया को अपनी सांसें थमती हुई महसूस हुई। मैं बताऊं क्या कंट्रीब्यूशन है इस बच्चे में? मेरा। और तुम मेरे क्या लगती हो? लगता है पुरानी सारी बातें भूल गई हो। अभी याद दिला देता हूं। इसके अंदाज में तलखी थी, वही तलखी जिससे हुरिया काम जाया करती थी। वो भी काम कर रही थी। दूर हटे मुझसे, खुदा के लिए छोड़े मुझे। इसने फहद को धकेलना चाहा, मगर वो इसे अपनी बाहों में घेर चुका था। दीवार के साथ रखे सोफा नुमा काउच पर एक झटके से हुरिया को गिराते इसने इसकी शॉल उतारकर दूर फेंकी थी। काफी बातें भूल गई हो तुम, मगर मुझे सब याद दिलाना आता है। वो सिमट कर पीछे हटी। मैंने आपसे कहा है कि मुझे हाथ मत लगाइए, प्लीज एक बार फिर मेरी जिंदगी बर्बाद मत करें। वो फूट फूट कर रोने लगी। जवाबन वो कुछ नहीं बोला था। काउच पर इसके मुकाबिल बैठते इसने हुरिया के चेहरे को अपने दोनों हाथों में थाम लिया था। मैं सजा देने का कायल हूं, माफ करने का नहीं। मेरी बीवी मेरे बच्चे को लेकर घर छोड़कर भाग गई थी। तुम्हें लगता है कि तुम कहीं भी छुप जाओगे, मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगा। फहद अली गुरदेजी के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अब तुम्हें पता चलेगा कि मुझसे भागने वालों का अंजाम क्या होता है। हुरिया की धड़कनें थम गईं। वो बदला लेने आया था और हुरिया जानती थी वो अपने दुश्मनों का क्या हाल किया करता था। अब वो भी इसकी दुश्मन थी। चलाने से सिर्फ इसका अपना वजूद ही दागदार होने वाला था। इसे फहद अली गर्देजी का हर जुल्म खामोशी से सहना था। इसके शिकंजे को अपने गिर्द महसूस करते वो फूट फूट कर रोने लगी थी, मगर इसके आंसुओं की किसी को परवाह नहीं थी। फहद अली गर्देजी नामी इस शख्स से वो 4 साल पहले मुतारिफ हुई थी। वो इसकी खाला का बेटा था। खाला भी वो जिसका हुरिया ने कभी चेहरा भी ना देखा था। इससे तो अपने वालिदैन का चेहरा भी ना देखा था। वो कौन थी, कहाँ से आई थी, इससे कुछ इल्म ना था। इससे तो बस यतीम खाने में आंख खोली थी। यतीम खाने के बच्चों के साथ बड़े होते होते इससे एक मेहरबान मियाँ बीवी ने गोद ले लिया। वो गरीब जरूर थे, मगर इन्होंने हुरिया की तालीम और तरबियत देने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अपना सारा सामान रख लिया तुमने? हुरिया वो गुमसुम सी दीवार के साथ टेक लगाए बैठी थी जब कमरे में मेरोज आंटी दाखिल हुई। हुरिया ने आंसू भरी निगाहें उठाकर इन्हें देखा। क्या मेरा जाना जरूरी है? मैं 18 साल की हो गई हूँ, अब मुझे तो वालिदैन की जरूरत भी नहीं। आप दोनों मेरे वालिदैन हैं, तो फिर वो लोग मुझे लेने क्यों आ रहे हैं? इसकी आवाज में खौफ था। मेरोज आंटी ने प्यार से इसे अपने साथ लगाया। हमने तुम्हें यतीम खाने से गोद लिया था हुरिया, मगर तुम्हारी असल पहचान, तुम्हारा असल खानदान, इतने बरसों बाद आखिरकार इन्होंने राब्ता कर ही लिया। वो बहुत अमीर खानदान से, सुने बहुत बड़ी हवेली है इनकी, राज करोगी वहां तुम। हम लोग तुम्हें ज्यादा से ज्यादा क्या दे सकते हैं? 2 कमरों का मकान, तुम अपने रिश्तेदारों में खुश रहोगी। इसने रुख मोड़ लिया। उम्र के 18वें बरस में हुसन इस पर टूट कर बरसा था। पता नहीं अब वो मुझे लेने क्यों आ रहे हैं। वो धड़कते दिल के साथ अपनी उंगलियां मरोड़ने लगी। आधे घंटे बाद वो लोग पहुंच गए थे। एक इंतहाई हसीन और अमीर औरत थी, सुरमई आंखों वाली औरत। तुम्हारी आंखें बिल्कुल तुम्हारी माँ जैसी हैं। इसने और तुम्हारे बाप ने पसंद की शादी की थी। खानदान के असूल सख्त थे। ना तो तुम्हारे बाप के घर वालों ने तुम्हारी माँ को कबूल किया था और ना ही तुम्हारे नाना ने कभी तुम्हारे बाप को कबूल किया। नतीजा ये निकला कि तुम्हारी पैदाइश के सिर्फ 1 साल बाद जब कार हादसे में इनका इंतकाल हुआ तो कोई तुम्हें रखने पर तैयार नहीं था। मजबूरन तुम्हें यतीम खाने की दहलीज पर छोड़ना पड़ा। मगर अब जब इतने बरस गुजर चुके हैं और तुम जवान हो चुकी हो तो मेरा दिल नहीं मानता कि तुम गैरों के घर में परवरिश पाओ। मैं तुम्हें लेने आई हूँ। वो इसकी खाला थी, सल्तनत गर्देसी। वो इन्हें देख कर रह गई। हाथों में पहनी सोने की चूड़ियां और कानों के झुमकों से अंदाजा हो रहा था कि माली हैसियत में वो किस कदर बुलंद है। बाहर इनकी बड़ी सी शानदार गाड़ी खड़ी थी। वो इसलिए खामोशी से बाहर निकल आए और तब हुरिया को अंदाजा हुआ कि वो अकेली नहीं आई थी, इनके साथ इनका बेटा भी था। 27 या 28 वर्ष की उम्र में वो संजीदगी के साथ ड्राइविंग सीट पर बैठा था। वो बेहद हैंडसम था। हुरिया एक नजर के अलावा इसे देख न सकी। हाल बता इसे महसूस हुआ था कि इन स्याह आंखों ने बगौर हुरिया का जायजा लिया था।
पूरे रास्ते खाला इसे इसके वालिदैन के मुतालिक बातें बताती रही थी। वो अपने साथ एक एल्बम भी लाई थी। इस एल्बम में इन्होंने कई तस्वीर हुरिया को दिखाई। तुम्हारी माँ मेरे साथ राब्ते में रहती थी, ये तस्वीरें मुझे इसने दी थी, मगर शायद इसकी उम्र ही इतनी थी। खाला उदास हो गई। हुरिया ने बगैर किसी तासुर के रुख दूसरी जाने मोड़ लिया। जिन वालिदैन को इसने देखा ही नहीं था, इन वालिदैन के लिए इसके दिल में कोई जज्बा जागता भी तो कैसे? इसका दिल तो हमेशा से वीरान रहा था, सो अब भी वीरान ही रहा। गाड़ी एक इंतहाई शानदार हवेली के सामने रुकी तो हुरिया का दिल धक से रह गया। इतने अमीर खानदान से इसका ताल्लुक था। खाला इसका हाथ थाम कर अंदर ले आई थी। ये मेरा घर है, तुम अब मेरे साथ ही रहोगी। तुम्हारे ददियाल वाले तो अभी भी तुम्हें कबूल नहीं करना चाहते, लेकिन मैं तो हूं ना, वो इसे मोहब्बत से कहते अंदर ले आई थी। खाला का एक ही बेटा था, फहद अली गर्देसी, और 3 बेटियां। क्या घर में कोई तकरीब है? ये पहला सवाल था जो हुरिया ने हवेली में आने के बाद कहा था। खाला हंसती। हाँ, आज फहद के वलीमे की तकरीब है। कल फहद की शादी हुई थी। इन्होंने कहने के साथ ही एक सिमत इशारा किया। हुरिया ने रुख मोड़कर देखा। कमरे से एक सजी संवरी लड़की निकल रही थी। इसके चेहरे पर बड़ी पुरएतमाद मुस्कुराहट थी। हुरिया ने देखा, इसे आते देखकर फहद यकलख्त अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ है। ये फहद की बीवी है। खाला ने इसे इत्ला दी। हुरिया तक इसके चेहरे की तरफ देखती रही। किस कदर खुशकिस्मत थी वो अपनों के दरमियान बड़ा होना और फिर मनचाहे शख्स को हासिल कर लेना। फहद अपनी बीवी की सिमत चला गया था। दोनों की पसंद की शादी है। खाला ने एक दफा फिर इसे इत्ला दी। वो सर झुका कर रह गई। तुम ऐसा करो कि अपने कमरे में चली जाओ, मैं सारा के हाथ तुम्हारे कमरे भिजवाती हूँ। खाला ने इसे नया हुक्म दिया। वो खामोशी से उठ खड़ी हुई। एक बात अजीब थी, खाला इसे अपनी हवेली में तो ले आई थी, मगर इन्होंने इसे लपटा कर अपने साथ एक दफा भी प्यार नहीं किया था। पता नहीं ये कैसी मोहब्बत है जो इतने सालों बाद जागी है। वो खामोशी से पलट कर अपने कमरे में चली आई। सवाल करने की पोजीशन में तो वो यूं भी नहीं थी। कमरा शानदार था। हवेली के बाहर कमरों की तरह वो पैर समेट कर सोफे पर बैठी रही जब एक मॉडर्न सी लड़की कमरे में दाखिल हुई। अम्मी ने ये ड्रेस तुम्हारे लिए भेजा है। वैसे मैंने खरीदा था, मगर मुझे इसका कलर कुछ खास पसंद नहीं आया। ऐसा करो तुम पहन लो। यूं भी तुम जहां से उठकर आई हो, तुम्हें तो कुछ भी नहीं दिया जाएगा। तुम तो बखुशी पहन लोगी। सारा के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, मगर इसकी आंखें। हुरिया ने झुरमुड़ी सी ली। पता नहीं कि इसे यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। खतरे की घंटी मुसलसल अंदर बज जा रही थी। वो खामोशी से उठ खड़ी हुई। आप लोगों को पता कैसे चला कि मैं हुरिया हूँ? आपकी खाला की बेटी यतीम खाने में तो कितने बच्चे छोड़े जाते हैं, इससे अब तक खर्चा जुबान पर ले आया था। सारा कहका लगाकर हंसी थी। तुम्हें किसने यूं यतीम खाने नहीं फेंका था बहन? बाकायदा पूरा रिकॉर्ड करके इनके हवाले किया गया था कि हम इस बच्ची की परवरिश नहीं कर सकते, इसे पाल लो। ऐसा मुझे अम्मी ने बताया था। अब तुम ज्यादा मेरा सर मत खाओ। हम यहाँ पर तुम्हें कत्ल करने या किसी बड़े मंसूबे के तहत नहीं लाए। रहम आ गया था अम्मी जान को तुम पर, इसलिए ले आइए। वो सुर्ख पड़ गई। मजीद एक लफ्ज़ भी बोले बगैर वो बेड पर पड़ा ड्रेस उठाकर वॉशरूम में जा घुसी। वलीमे की तकरीब शानदार थी, किसी शहजादा और शहजादी की तरह। फहद और उमैसा एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले जिस वक्त अंदर दाखिल हुए थे। सबकी निगाहें इन पर जमी थीं। इन निगाहों में हुरिया की सुरमई निगाहें भी थीं। हल्के मस्टर्ड कलर का खूबसूरत ड्रेस पहनकर इसे यकीन नहीं आया था कि वही है। कमरे में मौजूद चंद चीज़ों से इसने अपना थोड़ा बहुत मेकअप भी कर लिया था। अरे हुरिया, तुम तो पहचान ही नहीं जा रही। खाला जान ने इसके पास आते हुए प्यार से कहा। वो शर्मा कर रह गई। तकरीब खत्म हुई तो वो थक कर चूर हो चुकी थी। इरादा बस यही था कि अपने कमरे में जाकर सो जाए। यूं भी अजनबी लोगों की मौजूदगी में वो इजी महसूस नहीं कर रही थी। एक काम करो, सारे मेहमान रुखसत हो गए हैं, मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। मुलाजिम भी सारे अपने अपने कमरों में चले गए हैं। तुम ये दूध का ग्लास तो रुमैसा को दे आओ। खाला जान अचानक दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई थी। वो चौंक गई, मगर इसे इनकार करना मुनासिब नहीं लगा था। ये दूध का सिर्फ एक ही गिलास है। कमरे में फहद भाई भी तो है, वो झिझक कर बोली थी।
खाला ने बेजारी से इसकी सिमत देखा। फहद दूध नहीं पीता। अब ज्यादा सवाल जवाब मत करो और जाओ दूध लेकर जाओ। इनके अंदाज में अजीब उजलत थी। वो बगैर कुछ कहे दूध का गिलास लिए कमरे की सिमत मुड़ गई। नए शादीशुदा जोड़े का दरवाजा रात के इस पहर बजाना इसे मुनासिब नहीं लग रहा था, मगर वो मजबूर थी। दरवाजा फहद ने खोला। इसे अपने कमरे के दरवाजे पर देखकर एक पल के लिए हैरान रह गया। हुरिया ने निगाहें चुराई। वो ये दूध में रुमैसा भाभी के लिए लाई हूँ, वो बामुश्किल बोली थी। अभी तक इसने चेंज भी नहीं किया था, इसलिए मैं एक अजनबी शख्स के सामने खड़े होना इसे बिल्कुल अच्छा न लगा। फहद ने एक तरफ होकर इसे रास्ता दिया था। रुमैसा ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी अपनी ज्वेलरी उतार रही थी। हुरिया ने दूध का ग्लास इसके सामने रखा और उल्टे कदमों पलट कर बाहर निकल आई। पता नहीं मुझे यहाँ कब तक रहना है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। कंबल सीने तक ओढ़कर लेटे वो चुपचाप छत को घूरने लगी थी। कुछ था जो अंदर के अंदर इससे क्लिक कर रहा था। खाला का बेटा कितना हैंडसम है। क्या मेरी जिंदगी में कभी कोई ऐसा मर्द आएगा जो मुझे इतना चाहे? अनजाने में वो खुदा से शिकवा करने लगी थी। अचानक एक दिलरोज चीख इसके कानों में पड़ी। वो घबरा कर उठ खड़ी हुई। चीखों की आवाजें बढ़ती जा रही थी। बाहर भगदड़ सी मचने लगी थी। वो घबरा कर दरवाजा खोलकर बाहर निकली। रुमैसा की तबीयत खराब हो गई है, वो तड़प रही है, इसके मुंह से झाग निकल रही है। सारा ने चिल्लाकर किसी को इतला दी थी। हुरिया को अपने कदमों तले से जमीन सरकती हुई महसूस हुई। मुलाजिम खालाजान इनकी बेटियों पर हर कोई भागता हुआ फहद और रुमैसा के कमरे की तरफ जा रहा था और यूं ही बेजान कदमों से अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ी रही। अचानक वो सारा हजूम बाहर निकला था। फहद इन सबके दरमियान में था। दोनों बाजों में रुमैसा को उठाए वो हवास बाख्ता नजर आ रहा था और तभी हुरिया की निगाह रुमैसा पर पड़ी। ऐसे यूं लगा जैसे इसका दिल धड़कना भूल गया हो। इसका वजूद नीला पड़ा था, मुंह से झाग निकल रही थी, आंखें उल्टी हो चुकी थी। इसने जहर दिया था। इसने कहा खाया है? खालाजान ने अचानक चिल्ला कर कहा, आपकी भांजी इसके लिए दूध का ग्लास लेकर आई थी, कमरे में इसे पीते इसकी ये हालत हो गई। फहद ने बिफर कर जवाब दिया। वो फोन पर किसी डॉक्टर का नंबर डायल करा था। इसकी सुर्ख आंखें इसके अंदर के इंतशार की गवाही दे रही थी। हुरिया का सांस खुश्क हो गया। दूध का ग्लास तो इसने ही रुमैसा को दिया था, मगर ये सब कुछ क्या हो गया? मैं तो आपसे पहले कह रही थी मत लाए इसे यतीम खाने में पली लड़की को, अपने घर दिखाते। नजर लगा दी इसने, न जाने क्या मिला कर दिया है दूध में। इसने भाभी को फहद भाई से खुद शादी करना चाहती होगी ना? सारा ने चिल्ला कर कहा। हुरिया की आंखें बेयकीनी से फैली। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो दूध का ग्लास तो मुझे इसका जुमला अधूरा रह गया। खाला ने एकदम आगे बढ़कर एक जोरदार थप्पड़ इसके मुंह पर दे मारा। बकवास बंद कर। क्या मिलाया तूने दूध के अंदर? किसने कहा था तुझे दूध लेकर जा रुमैसा को देने का? इस घर में आए हुए तुझे एक दिन नहीं हुआ और आते ही अपनी चालें चलनी शुरू कर दी। जान से मारने की कोशिश की है तूने मेरी बहू को। खाला की आंखें हल्कों से उबली पड़ी थी। वो चिल्ला रही थी और हुरिया का दिल बैठा जा रहा था। इसका सर चकराने लगा। खाला, ये आप क्या कह रही है? वो बामुश्किल बोली थी। बकवास बंद करो। खुदा तरसी में तुझे मैं अपने हवेली में ले आई और तूने आते ही मेरी बहू की जान ले ली। वो जहर उगल रही है। हवेली में एक हंगामा मचा था। ड्राइवर गाड़ी निकाल रहा था। फहद ने नीचे झुककर रुमैसा को बाजू में उठाया और अगले ही पल वो साकित रह गया। नहीं, वो रुमैसा पर झुका, पागलों की तरह इसे सांस देने की कोशिश करते इसे उठाने की कोशिश कर रहा था। वो इसे अस्पताल भी नहीं ले जा सकता था। भाभी की सांसें रुक गई हैं, वो मर चुकी हैं। ये सारा की आवाज थी जो हुरिया की टांगों से जान निकालने लगी। खाला एकदम इसके ऊपर लपकी थी। थप्पड़ों से मार मार कर इन्होंने हुरिया का चेहरा सुर्ख कर दिया था। वो बेजान अंदाज में पड़ती रही। इसे अपनी सफाई देने की ताकत भी नहीं रही। वो एक बड़ी साजिश का हिस्सा बनी थी, ये बात इसे समझ में आ गई थी। अचानक से खाला को इसमें क्या नजर आया था कि वो इसे उठाकर अपनी हवेली ले आई थी। साथ इतना प्यार क्यों किया इन्होंने हुरिया से? दूध का ग्लास, वो ग्लास जिसे वो खुद रुमैसा के कमरे में नहीं पहुंचा सकी थी कि कहीं वो सबकी नजरों में ना आ जाए। हुरिया इनके लिए बेहद आसान मोहरा थी। तो अब क्या होगा मेरे साथ?
क्या मेरी सारी जिंदगी जेल में कटेगी? सलाखों के पीछे चक्की पीसते हुए धुंधलाई हुई निगाहों से इन सबको देखते वो बस यही सोचे जा रही थी। फाद हुरिया की बेजान लाश को उठाकर हवेली से बाहर भाग रहा था। वो इसे डॉक्टर को दिखाना चाहता था। सब जानते थे ये सब फजूल है। खाला इसे मार मार कर थक चुकी है तो वहां से पलट गई थी। वो यूं ही दरवाजे की चौखट पर बैठी रही। अब कहाँ जाती कोई? इस तरह इसका ठिकाना कुछ भी नहीं बचा था। सिर्फ आधे घंटे बाद फाद वापस आ गया। डॉक्टर से लाश देखते ही मौत की तस्दीक कर दी थी। वो अंदर यूं दाखिल हुआ जैसे आज ही हुरिया की जान ले लेगा। क्यों किया तुमने ये सब कुछ? तुम्हारी रुमैसा के साथ क्या दुश्मनी थी? सिर्फ एक दिन में तुमसे इसके लिए ऐसा कौन सा बुगस पाल लिया? बताओ मुझे। वो आते ही एकदम गरज कर इसकी तरफ बढ़ा था। हुरिया की सांसें रुकने लगी। मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज मेरा यकीन करें, वो बामुश्किल बोली थी। आंखों में ज़ारों कतार आंसू बहने लगे। बंद करो रोना, मैंने जो पूछा है बताओ, तुमने ये सब कुछ क्यों किया? फाद ने हुरिया की गर्दन में अपने हाथों के शिकंजे में जकड़ी थी। अरे किस लिए किया होगा? ऐसी लड़कियों को और क्या चाहिए होता है? दौलत और एक अच्छा शौहर, वो सब कुछ इसे तुम में नजर आया। बर्दाश्त नहीं हुआ इससे कि तुम किसी और के शौहर हो। यहाँ आते इससे भी चालें चलनी शुरू कर दी। मेरी गलती है। इस ऐसी गंदी नाली में पड़ी हुई मखलूक को उठाकर मैं अपने घर में। खाला जान एकदम चिल्लाकर बोली। सारा बिनिश मेरीन सब इसी के खिलाफ बोल रहे थे। हुरिया के हाथ पांव सर्द पड़ने लगे। चाहने के बावजूद वो एक लफ्ज भी न बोल पाई। पुलिस के हवाले करो इसे, बल्कि मैं खुद बुला लेती हूँ पुलिस को। खाला पलटी थी। नहीं अम्मी रुक जाएं, इसने मुझसे शादी करने के लिए ये सब किया है। इससे तो ठीक है, शादी करूंगा मैं इससे। जेल में तो शायद इसकी जिंदगी थोड़ी बेहतर गुजरे, मगर उमैसा को मारने के जुर्म में जो कुछ मैं इसके साथ करूंगा इसकी रूह तक काम जाएगी। सख्त पथरीली आवाज में बोले वो 2 कदम पीछे हटा था। हुरिया ने बेयकीन निगाहों से इसे देखा। सुर्ख आंखें, बिखरे हुए बाल, इसकी शर्ट के सामने के 2 बटन टूट गए थे। वो नफरत में डूबा हुआ था। मैंने कुछ नहीं किया, वो एक दफा फिर बोली थी, और इस बार भी इसकी पुकार किसी ने नहीं सुनी। वो ताकतवर लोग थे और इन सब के नजदीक वो हकीर थी। ये सब कुछ करने वाली वही थी। खाला बुरी तरह बुखला गई। इस लड़की की इतनी औकात नहीं कि तुम इससे निकाह करो। मैं इसे वापस वहीं फेंकवा देती हूँ जहां से लाई थी। इन्होंने बेटे को समझाना चाहा था, मगर इसने हुरिया को बाजों से थामा। इस कमरे से तुम तब तक बाहर नहीं निकलोगी जब तक रुमैसा का सोम नहीं हो जाता, और इसके सोम के अगले दिन मैं तुमसे निकाह करूंगा। अपनी मौत का इंतजार करो। एक झटके से इसे कमरे के अंदर धकेलते इसने दरवाजा बंद कर दिया। ठंडे फर्श पर वो जोरदार अंदाज में गरजी। साकित की इंकाहों से बंद दरवाजे को देखते इसका दिमाग माउफ हुआ जा रहा था। बाहर खाला अपने बेटे को समझाने की कोशिश कर रही थी। सारी चाल उल्टी पड़ गई थी। इन्हें तो बहू नापसंद थी। वो अमीर घराने से थी और फाद की पसंदीदा थी। वो नहीं चाहती थी कि बेटा हाथ से निकले, इसलिए इन्होंने इसे मारने का मंसूबा बनाया, और वो कामयाब भी हो रही थी। मगर ये फाद इन्होंने झुंझुला कर बेटे को देखा जो रुमैसा के जनाजे के इंतजामात करने में मसरूफ था। लाख समझाने के बावजूद फाद ने अपने फैसले से पीछे नहीं हटा। पुलिस को भी इसने किस तरह टाला कोई नहीं जानता। वो मेरी मुजरिम है और इसकी सजा इसे मैं खुद दूंगा। खालाजान के समझाने पर इसने दो टोक अंदाज में कहा, और सोम के अगले दिन अपने वादे को पूरा करते इसने कमरे का दरवाजा खोला था। वो सामने बेड से टेक लगाए बैठी थी, खामोश, बेतासुर। इन 3 दिनों में इसे किसने खाने का एक जरा भी नहीं दिया था। पानी भी शायद बाथरूम के नलके से पीती रही थी। इसमें उठकर रहम की भीख मांगने की भी हिम्मत नहीं थी। तो फिर तैयार हो तुम मुझसे निकाह के लिए? तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर रहा हूं मैं। मौलवी आ चुका है, कमरे से बाहर निकल आओ, चबा चबा कर कहते वो इस पर निगाहें जमाए खड़ा था। हुरिया ने बामुश्किल अपनी पलकें उठाकर देखा। मुझे आपसे शादी नहीं करनी, मुझे जाने दे प्लीज। 3 दिन की भूख ने इसकी सारी तवानाई छीन ली थी। अल्फाज बामुश्किल लबों से निकले। फाद ने तलखी से सर झटका। जाने दूंगा जरूर, मगर अपना बदला लेकर। वो उल्टे कदमों पलट गया। सारा इसे बाजू से पकड़कर बाहर ले आई। खाला शदीद बेचैन थी, मगर इनके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं था। एक चाल नाकाम हुई थी। वो अगली चाल लेती निकाह नामे पर दस्तखत करते ही हुरिया के हाथ से पेन छूटकर नीचे जा गिरा। इसे मेरे कमरे में ले जाओ, निकाह
ہوتا ہی فہد نے سارا کو حکم دیا سارا اسے خاموشی سے فہد کے کمرے میں چھوڑ آئے۔ اس بڑی عالیشان کمرے کی بیڈ پر بے جان انداز میں بیٹھتے ہویا نے پہلی دفعہ خدا سے شکوہ کیا تھا، کیا میرے نصیب میں یہی کچھ تھا؟ اس سے تو اچھا تھا میں یتیم خانے میں رہتی۔ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی، بیڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر نیچے زمین پر بیٹھے روتے روتے۔ ایسے گھنٹہ گزرا تھا یا شاید 1.5 گھنٹہ، جب دروازہ ہلکی سی آہٹ کے ساتھ کھلا۔ وہ بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اندر داخل ہونے والا فہد گردیزی تھا، اس کے پیچھے پیچھے ایک ملازمہ بھی داخل ہوئی تھی۔ ملازمہ کے ہاتھ میں کھانے کی ایک پلیٹ تھی، وہ پلیٹ ٹیبل پر رکھ کر الٹے قدموں کمرے سے باہر نکل گئی اور جاتے وقت دروازہ بھی لاک کر گئی۔ کھانا کھا لو اور اس کے بعد جا کر اپنا ہاتھ منہ دھو کر آؤ، تم پر اتنا رحم کھانے کا دل تو نہیں، مگر کیا کروں، میری فطرت ایسی نہیں کہ میں کسی کو اس کے کمزور حالت میں استعمال کروں۔ سانس لینے کے قابل بنو تبھی تو تمہاری سانسیں چھینوں گا، میں پتھری کے لہجے میں کہتا ہوا وہ چلتا ہوا اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ حوریہ نے پلیٹ کی سمت دیکھا، 3 روز کی بھوک جاگ اٹھی۔ ضمیر گوارا نہیں کر رہا تھا، مگر بھوک سے بڑی ظالم چیز اور کوئی نہیں۔ حوریہ کو اس بات کا اس روز اندازہ ہوا۔ اس نے حیرت سے خود کو کھانے کی سمت جاتے اور پھر پلیٹ سے جلدی جلدی چاول اٹھا کر خود کو نکلتے دیکھا۔ پیٹ میں چند لقمے گئے تو اسے اپنی بے بسی کا شدت سے احساس ہوا۔ آپ پلیز میری بات تو سن لیں، میں نے آپ کی بیوی کو زہر نہیں دیا، وہ دودھ کا گلاس مجھے خالہ نے دیا تھا۔ پلیٹ ٹیبل پر رکھتے وہ پلٹ کر اس سے مخاطب ہوئے۔ صوفے پر بیٹھتے اس نے کروفر سے ٹانگ پر ٹانگ جمع رکھی تھی، ہاتھ صوفے کی پشت پر پھیلا رکھا تھا۔ فہد گردیزی کے لبوں پر ایک مسکراہٹ ابھری۔ چند لمحوں بعد کہو گی وہ دودھ کا گلاس تمہیں سارا نے دیا، پھر کہو گی کہ مہرین نے اس میں زہر ملایا، پھر کہو گی یہ سب خود بخود ہو گیا۔ تم کیا مجھے بے وقوف سمجھتی ہو جو میں ان ساری باتوں کو سچ مان لوں گا؟ سچ تو یہ ہے کہ جو جرم تم نے کیا ہے اس کی سزا تمہیں میں دوں گا۔ میں چاہتا تو تمہیں پولیس کے حوالے بھی کر سکتا تھا، لیکن امیسا میری محبت تھی، میں نے اس سے پسند کی شادی کی تھی، سب گھر والوں کی ناراضگی اور مخالفت کے باوجود، اور تم نے کیسے اتنی آسانی سے مجھ سے اسے چھین لیا؟ پیسہ چاہیے تھا، دولت چاہیے تھی تو تم مجھے ویسے بھی مل جاتی، ترس کھا کر اماں جان تمہیں حویلی میں لے ہی آتی نا، تو پھر کیوں کیا تم نے یہ سب؟ وہ اچانک گھبرا کر بولا تھا۔ حوریہ کے ہاتھوں سے پلیٹ چھوٹ کر نیچے جا گری۔ یہاں ساری صفائیاں بیکار تھی، وہ جانتی تھی یہ شخص اسے جھوٹ پر یقین کر چکا ہے جو بڑی صفائی سے اس کے سامنے پیش کیا گیا تھا، اور یوں ہی زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے قریب آیا تھا۔ گڈ، تمہیں ساری عمر اسی طرح زمین پر بیٹھنا ہے، تمہاری یہی اوقات ہے؟ وہ رو رہی تھی، معافیا مانگ رہی تھی اس ناکردہ جرم کی جس نے کیا ہی نہیں، مگر وہ اسے اپنی گرفت میں لے چکا۔ فہد گردیزی کی نفرت بھری شدت اس کے وجود پر جا بجا نشان چھوڑنے لگی تھی۔ وہ جتنا تڑپتی وہ اتنا بھڑکتا تھا۔ نہ جانے کتنی دیر وہ کمرے میں موجود رہا، اندازہ نہ کر سکی۔ جس وقت وہ دروازہ بند کرتے ہوئے باہر نکلا، حوریہ کا دماغ سن پڑنے لگا۔ اس نے حویلی کی ایک پرانی ملازمہ کو چھوڑ کر باقی سب ملازمین کو چھٹی دے دی تھی۔ صفائی ستھرائی سے لے کر کھانا بنانے تک کا سارا کام وہ خود کرتی تھی۔ اس کے باوجود اس کے لیے نجات نہیں تھی۔ خالہ جان کو ڈر تھا کہ کہیں ان کا راز فاش نہ ہو جائے، صبح اٹھتے بیٹھتے اسے جرگے لگاتی تھی۔ حویلی میں اس کی کوئی عزت نہیں تھی۔ ملازمہ زینت بی بی کو بھی اس سے کچھ زیادہ عزت سے مخاطب کیا جاتا تھا۔ وہ دن بھر کولوں کے بیل کی طرح کام کرتی، سب کی لان تان سہتی، اور رات ہوتے ایک نئی اذیت اس کی منتظر ہوتی۔ اسے سمجھ نہیں آتی تھی کہ اگر فہد علی گردیزی کو اس سے اتنی شدید نفرت ہے تو وہ ہر رات اس کے قریب کیوں آتا تھا۔ وہ ہر رات آخری کام ختم کر کے تھکے ٹوٹے بدن کے ساتھ جس وقت کمرے میں داخل ہوتی وہ اس کا منتظر ہوتا۔ کپڑے تبدیل کر کے آؤ، اس کا حکم ملتے ہی وہ خاموشی سے واش روم کی سمت بڑھ جاتی۔ دن بھر کی تھکاوٹ، پسینے اور مسالوں کی بو والے کپڑے فہد علی گردیزی کو پسند نہ تھے۔ سلماری سے لٹکا کوئی چمکیلا بھڑکیلا لباس پہن کر آتی، اور اس کے بعد ایک دفعہ پھر وہ اپنی قسمت کا ماتم کرتی تھی۔ نہ جانے کتنی دیر وہ اس کا استحصال کرتا، کبھی اپنی ٹانگیں دبواتا، کبھی سر، اور کبھی خواہ اس کے سونے پر پابندی لگا دیتا۔ جاگتی رہو، جتنی بار بھی میری آنکھ کھلے گی اگر تم مجھے سوتی ہوئی پائی گئی تو مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہوگا۔ جس طرح رمیسا کو تم نے قبر کی تاریکیوں میں اتار دی ہے، میں تمہارے لیے یہ زندگی کی قبر جیسی بنا دوں گا۔
وہ ہر روز ایک نئی سزا ایجاد کرتا اور وہ ہر سزا کو خاموشی سے برداشت کرتی۔ شاید یہ ظلم و ستم یوں ہی جاری اور ساری رہتا اگر ایک صبح اسے اپنے وجود میں کچھ تبدیلیاں نہ محسوس ہوتی۔ اس صبح فجر کے وقت سے اس کا سر بھاری ہو رہا تھا۔ کتنی دفعہ وہ چکرا کر گرتے گرتے بچی۔ خالہ جان کی ٹٹولتی ہوئی نگاہوں نے اندازہ کر لیا تھا کہ کچھ نہ کچھ انوکھا ضرور ہے۔ ناشتہ لے آؤ۔ حوریہ کتنی دیر لگا دی آج تم نے ناشتے کی ٹیبل پر؟ بیٹھے بیٹھے خالہ جان نے اسے آواز دی تھی۔ فہد آفس جانے کے لیے تیار تھا، صرف اپنی چائے کا منتظر تھا۔ جس وقت وہ ٹرے میں ان سب کا ناشتہ اور چائے لے کر کچن سے باہر نکل کر سر چکرا رہا تھا اور سامنے پڑے انڈے اور چائے کی اڑتی خوشبو سے اس کا جی بری طرح متلانے لگا۔ ناشتہ ٹیبل پر رکھتے اچانک سے اسے زوردار کہہ آئی۔ منہ پر ہاتھ رکھتے وہ الٹے قدموں باہر روم کی سمت بھاگی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ حوریہ ماں بننے والی ہے کیا؟ خالہ جان اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ آواز میں نفرت سمٹ آئی تھی۔ سارا، میرین اور بنش نے یکدم سر گھما کر فہد علی گردیسی کی طرف دیکھا جس نے ہاتھ میں پکڑا چائے کا مگ واپس رکھ دیا تھا۔ چہرے کے تاثرات سرد تھے۔ میرا بیٹا تو اس جیسی لڑکی کو منہ نہیں لگا سکتا، یقیناً کسی کا گناہ لے کر آئیے گے۔ نہ جانے کس منحوس گھڑی میں اس لڑکی کو لے کر اس حویلی میں آئی تھی۔ میری نظروں کے سامنے آئی تو میں اس کی جان لے لوں گی۔ بد کردار ہے۔ خالہ جان اونچی آواز میں چلا رہی تھی۔ باتھ روم میں واش بیسن پر جھکی حوریہ کا وجود گویا کسی آرے کے ساتھ کوئی کاٹ رہا ہو۔ تکلیف کی زیادتی اس جگہ مگر جو کچھ خالہ جان کے الفاظ تھے وہ اندر ہی اندر سلگ رہے تھے۔ خود کو سنبھالتی وہ واش روم سے باہر نکلی۔ کسی کا گناہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ آپ کے بیٹے نے نکاح کیا تھا مجھ سے۔ ہر رات وہ کمرے میں آتا تھا۔ ابھی یہ سوال انہی سے کریں کہ یہ گناہ ہے یا ان کے کرموں کا پھل۔ اسے پہلی دفعہ آواز اٹھائی تھی اور یہ آواز بھی اپنے وجود میں پلتی اس ننھی جان کے لیے تھی۔ فہد علی گردیسی نے گہری سانس لی اور اپنی کرسی دھکیلتا اٹھ کھڑا ہوا۔ بند کرو یہ ڈرامے، خود کو میری بیوی سمجھنے کی غلطی مت کرنا۔ تم حوریہ اور امیسا نہیں۔ سرد نگاہوں سے اسے دیکھتے وہ پلٹ کر حویلی سے باہر نکلتا چلا گیا۔ حوریہ نے بے یقین نگاہوں سے اسے جاتے دیکھا۔ آخر وہ اس طرح کیسے کر سکتا تھا؟ وہ دودھ پیتا بچہ تو نہ تھا جسے اندازہ نہ ہوا کہ جو تعلق وہ حوریہ سے بنا رہا تھا اس کے نتیجے میں کیا کچھ ہو سکتا تھا۔ دیکھا تھوک کر چلا گیا نا۔ میرا بیٹا تمہارے چہرے پر اپنی اوقات میں رہو۔ دوائیاں منگوا کر دے رہی ہوں، کھاؤ اور اس مصیبت سے جان چھڑاؤ۔ خوامخواہ ہمارے سر پر یہ گناہ تھوپنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تڑپ کر مڑی۔ نہیں، یہ آپ کے بیٹے کی اولاد اور میں اسے ضائع نہیں کروں گی۔ اگر آپ لوگوں کو مجھ سے اتنا مسئلہ ہے تو کیوں کیا تھا مجھ سے فہد کا نکاح؟ وہ ایک دم پھٹ پڑی تھی اور جواباً خالہ ایک دفعہ پھر اس پر پل پڑی اور اس کی طبیعت کا احساس کیے بغیر انہوں نے پے در پہ تھپڑ اور مکے اس پر برسائے تھے۔ حوریہ کو اس پل احساس ہوا اس حویلی میں آ کر اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی تھی۔ آخر وہ کیوں ان لوگوں کے ہاتھوں کھلونا بن رہی تھی؟ وہ اکیلی ہوتی تو شاید ساری عمر یہ درد اور تکلیفیں برداشت کرتی رہتی، مگر اپنی معصوم اولاد کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتی تھی۔ شام کے وقت خالہ جان نے دوائیوں کا ایک شاپر اس کے کمرے میں بھجوا دیا تھا۔ کب کباتے ہاتھوں سے حوریہ نے وہ گولیاں دیکھی۔ وہ حمل ضائع کرنے والی گولیاں تھیں۔ میں ایسا نہیں کروں گی، میرے بچے کا کوئی قصور نہیں ہے۔ جب انہیں یہ بچہ چاہیے نہیں تھا تو میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ میں نے رمیسا کا قتل نہیں کیا، پھر بھی میں نے بہت سزا بھگت لی۔ اپنی چادر اوڑھے اس نے پہلی دفعہ حویلی میں سب سے چوری کی تھی۔ خالہ جان کی الماری میں سے کچھ رقم چراتے وہ رات کی تاریکی میں حویلی سے باہر نکل آئی۔ کسی نے اسے نہیں دیکھا تھا، وہ غیر اہم تھی۔ رات کی تاریکی میں وہ نزدیکی شہر کے ہنگاموں میں گم ہو گئی۔ ایک کے بعد ایک فلیٹ بدلتے اس نے کتنے جھوٹ بولے، کتنی دفعہ اپنی پہچان بدلی، یہ اسے وہی جانتی تھی۔ قسمت اچھی تھی کہ اسے نیک لوگ ملے۔ کسی نے اس کی کوکھ میں پلتی اس معصوم جان کے متعلق سوال نہیں کیا تھا۔ جس وقت سرکاری ہسپتال میں اس نے زوبیہ کو جنم دیا اس نے ایک فیصلہ کر لیا تھا کہ میری زندگی اب اس کے ساتھ گزرے گی، باقی اب کسی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ زوبیہ کو اپنے سینے سے لگا دے، اس نے اس کا ماتھا چوما تھا۔ اس کے بال گھنگریالے تھے بالکل فہد علی گردیسی کی طرح، اور آنکھیں بالکل کالی، وہ ہر نقش اپنے باپ سے چھڑا کر لائی تھی۔ وہ شخص جو اسے اپنی اولاد تسلیم کر ہی نہیں رہا تھا۔ زوبیہ کی پیدائش کے بعد اس کے مالک مکان کا انتقال ہو گیا تو اسے مجبوراً وہ گھر چھوڑ دیا، اور پھر اس کی اصل مصیبت شروع ہوئی۔ زوبیہ کو پالنے کے لیے اسے نوکری کرنی تھی اور ایک عزت دار رہائش بھی چاہیے تھی۔ کئی جگہ گھر کے کھانے کے بعد بلاخر اسے روزینہ آنٹی کا گھر ملا تھا جن کی اوپری منزل کرائے کے لیے خالی تھی۔
रोजीना आंटी ने इसकी मुश्किल समझ ली। नन्ही सी जुबिया को गोद में उठाते इन्होंने हुरिया के सर पर हाथ रखा। मैं तुमसे कोई सवाल नहीं करूंगी, तुम कहाँ से आई हो, ये बच्ची किसकी है, तुम ऊपर के हिस्से को किराए पर ले लो, मुझे वक्त पर किराया अदा कर देना, मेरे बच्चे नहीं है, मैं जुबिया को दिन भर संभाल लिया करूंगी। ये ऑफर हुरिया के लिए किसी नेमत से कम नहीं थी। अब वो जुबिया को इनके पास छोड़कर नजदीकी स्कूल में मुलाजमत करने चली जाती थी। जिंदगी एक डगर पर आने लगी थी, सब कुछ सेट होने लगा था। हुरिया को लगा था किस्मत अब की बात इस पर मेहरबान है, शायद वो सुख से दिन गुजार ले, मगर वो साया वापस पलट कर आ गया। फाद अली गुरदेसी जो एक दफा फिर इसकी दुनिया तबाह बला करने वाला था। अगली सुबह रोजीना आंटी के दरवाजा खटखटाने पर इसने खामोशी से दरवाजा खोला था। क्या बात है, तुम आज स्कूल नहीं गई, ना ही तुम रोजीना को मेरे पास लाई? वो टटोलती हुई निगाहों से इसका जायजा ले रही थी। हुरिया ने दुपट्टा अपने शानों के गिर्द फैलाया। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, बस इसलिए आज छुट्टी कर ली। इसकी आवाज़ में नमी उतर आई थी। रोजीना आंटी ने गहरी सांस ले ली। कल रात तुम्हारे फ्लोर पर कोई आया था, दरवाज़ा मैंने खोला था, इस शख्स ने कहा कि वो तुम्हारा शौहर है और तुम्हें ले जाने के लिए आया, मगर यहाँ तो कोई नहीं था। रोजीना आंटी की बात पर वो एकदम चौंकी थी। इसने कहा कि वो मुझे ले जाने आया। इसने ज़ेरे लब आंटी का जुमला दोहराया। इन्होंने सर हिला दिया। खतरे की घंटियां हुरिया के अंदर बजने लगी। नहीं, वो मुझे नहीं ले जाने आया, वो यकीनन अपनी औलाद को ले जाने आया होगा। मुझ में इससे क्या दिलचस्पी होगी? शायद वक्त गुजरने के साथ इससे एहसास हो गया होगा कि मैं इसको औलाद न जाने कहाँ रख रही हूँ, कैसे पाल रही हूँ। अपनी दौलत और शानदार स्टेटस के बगैर अपनी औलाद को पलते देखना आसान नहीं होगा। न इस शख्स के लिए क्या बात है। क्या तुम सोच रही हो कि आंटी ने इसका कांधा हिलाया तो वो एकदम जैसे होश में आई थी? नहीं, मैं कुछ नहीं सोच रही, मैं भी आती हूँ, बस आप जुबिया को कुछ देर के लिए अपने पास रख लें। वो बौखला कर पलटी थी। आंटी ने हैरत भरी नजरों से इसे देखा। आखिर इसे अचानक क्या हो गया था, मगर वो अजीब बेचैनी का शिकार हो गई थी। फाद अली गर्देजी रात जिस खामोशी से आया था, सुबह उजाला फैलने से पहले इसी खामोशी से वापस लौट गया था। अगर वो रात होश में होती तो यकीनन इससे इसके आने की वजह पूछते, मगर वो तो पूरी रात बेहोश रहने के बाद फजर की अजानों के वक्त जागी थी। चादर ओढ़े वो तेजी से अपने पोर्शन से नीचे उतर आई। इसका रुख अपने स्कूल की जानिब था। अच्छा हुआ आप आ गई। हुरिया, हमें आपको इतला देनी थी कि बदकिस्मती से आप स्कूल में मजीद नौकरी नहीं कर सकती, हमें एक नई टीचर अपॉइंट करनी पड़ेगी। स्कूल के असल मालिक की जानिब से सख्त ऑर्डर है, इसलिए बदकिस्मती से आपको टर्मिनेट कर दिया गया है। प्रिंसिपल शर्मिंदा से लहजे में कह रही थी। हुरिया ने सर हिलाया। ये सब कुछ क्यों हो रहा था? वो अच्छी तरह से जानती थी ऊपर से आने वाले ऑर्डर किसके थे और इस बैठे बैठाए इसके हाथ से ये नौकरी क्यों चले गई थी। वो इतनी कम अकल ना थी कि समझ ना पाती। कोई मसला नहीं, आप मुझे मेरी बकाया तनख्वाह दे दें। प्रिंसिपल ने पहले इसका लिफाफा तैयार कर रखा था। हुरिया के कहने पर लिफाफा दराज में से निकाल कर इन्होंने इसके हवाले कर दिया था। मैं पूछ सकती हूँ कि फाद अली गुरदेसी आपका क्या लगता है? प्रिंसिपल के मुंह से सवाल सुनते हुरिया का दिमाग भग से उड़ गया। वो यहाँ तक अब पहुंचा था और वो हर जगह था, लेकिन आखिर अब वो इसके पीछे क्यों आ रहा था? हुरिया को समझ नहीं आ रही थी। अपनी तनख्वाह उठाए वो तेजी से स्कूल से बाहर निकली थी। ऐसे अपनी नई रिहाइश का बंदोबस्त करना था, ऐसी जगह जो फाद अली गुरदेसी की पहुंच से दूर हो। अपना मोहल्ला छोड़कर वो दूसरे मोहल्लों में किराए के मकान का पता करती रही और एक जगह बात फाइनल करने के बाद वो एडवांस देते हुए वापस आई। ऐसे सिर्फ अपनी बेटी को घर से उठाना था और ये सब इस रात होने से पहले करना था। थकावट से इसका वजूद चूर-चूर था, मगर ज़हन अजीब तरह के खौफ में जकड़ा हुआ था। इसके बाद सिर्फ एक जुबिया ही थी। तो मुझसे मेरी बेटी को नहीं छीन सकते फाद अली, बहुत जुल्म कर लिया तुमने और तुम्हारी फैमिली ने मेरे साथ, मगर अब मैं हार नहीं मानूंगी। मैं अपनी बेटी को वो सब अपने दूंगी जो इसने सहा। वो अपने आप से अहद करती रिक्शे से नीचे उतरी थी, मगर रोजीना आंटी के घर के सामने स्याह रंग की गाड़ी को खड़े देखकर इसके कदमों तले से जान निकलती हुई महसूस हुई। ये गाड़ी फाद की थी और वो इसके आने से पहले वहां मौजूद था। हुरिया का दिल यकबारी जोर से धड़का। जुबिया इसके लबों से बेआवाज निकला था। वो अंधाधुन इसके घर की तरफ दौड़ी। मैं दरवाज़ा बूट करके वो अंदर दाखिल हुई। इसे जुबिया की किलकारियां दरवाजे के पास सुनाई दे गई। तेजी से अंदरूनी दरवाज़ा धकेलते हुए अंदर दाखिल हुई और इस पल के लिए साकित रह गई। निचले हिस्से में रोजीना आंटी सामने सोफे पर बैठी थी, मगर वो अकेली नहीं थी। इनके सामने सोफे पर फाद अली गुरदेसी भी बैठा हुआ था।
इसकी गोद में ज़ुबिया थी, वो इसे हवा में उछालता तो किलकारियां मारकर हंसने लगती। फहद जिस तरह इसे खिला रहा था लगता था वो काफी देर से यहाँ विराजमान है। ज़ुबिया इससे मानूस हो चुकी थी। छोड़ो, मेरी बेटी को किसकी इजाजत से उठाया है? अब इसे सिर्फ मेरी बेटी है। मैंने कल रात भी कहा था कि कोई हक नहीं आपका मेरी बेटी पर। वो एकदम तड़प कर आगे बढ़ी। फहद अली की गोद से ज़ुबिया को छीन कर अपने सीने से लगाते इसने एक नफरत भरी निगाह फहद पर डाली थी। वो गहरी सांस लेता सोफे से उठ खड़ा हुआ। क्यों करें आप मेरा पीछा? सजा दे देकर दिल नहीं भरा। मैंने चिल्ला चिल्ला कर आपसे कहा था कि मैंने रुबैसा का कत्ल नहीं किया, और अगर आपको मुझसे बदला लेने का इतना ही शौक था तो मुझे पुलिस के हवाले कर दे। वो खुद तहकीकात लेकर गए। आप कौन होते हैं? खुदा बनने वाले। वो रो पड़ी थी। मजीद जवाब देने की इसके अंदर हिम्मत ना थी। रोजीना इतनी खामोशी से उठकर अंदर चली गई थी। फहद अली गर्देसी ने गहरी नजरों से सामने खड़ी लड़की को देखा जिसका वजूद धीरे धीरे लरस रहा था। यहाँ आओ, मेरे पास बैठो। तो मुझे कुछ कहने का मौका दोगी तो मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा ना। वो बोला तो इसकी आवाज में नरमी थी। इसने हुरिया का हाथ थामना चाहा मगर वो और 2 कदम पीछे हट गई थी। मुझे हाथ मत लगाए, नफरत है मुझे आपसे। जबरदस्ती मेरे वजूद से अपना हक वसूल करना आखिर कब खत्म करेंगे आप? वो फट पड़ी थी। देखो हुरिया, मुझे बात करने का मौका दो प्लीज। मैं अपनी बात क्लियर कर सकता हूँ। अब की बार इतनी लजाजत से बोला था कि हुरिया ने सर उठाकर इसे देखा। मैं तुम्हारा इतना बड़ा गुनहगार हूं कि तुम पूरी जिंदगी भी मुझे माफ ना करो तो तुम हक पर हो। मैंने तुम्हें हर वो सजा दी जिसकी तुम हकदार नहीं थी। मुझे सच्चाई का पता लगाने में वक्त लग गया और मैं हैरान हूं कि मुझे इतना वक्त क्यों लगा। शायद मैं जो अपने आप को अक्लमंद और मजबूत इंसान समझता था, मैं तो अंदर से खोखला निकला। मेरी नजरों के सामने सब कुछ होता रहा और मुझे कुछ खबर ना हुई। इसकी आवाज में हल्की सी शर्मिंदगी उतर आई थी। बैरूनी दरवाजे पर दस्तक हुई थी। मैं किसी को तुमसे मिलवाने के लिए लाया हूँ। वो बोलते हुए पलटा और इसने जाकर दरवाजा खोल दिया। ये हैरत से दरवाजे के देखा। इसे अभी तक फहद पर भरोसा नहीं हुआ, मगर अंदर आने वाली हस्ती को देखकर वो चौंक गई और वह हवेली की पुरानी मुलाजमा थी। वही मुलाजमा जिसके अलावा बाकी सब मुलाजमीन को निकाल दिया गया। जीनत बीबी ने आकर हुरिया को सलाम किया। वो खामोश खड़ी रही। मुझे माफ कर दे, मैं अपनी आंखों से सबके ऊपर जुल्म होते देखती रही, मगर मैंने कभी सच न बताया। हालांकि मैं जानती थी इरशाद आपको दूध का गिलास देने वाली बड़ी बीबी थी। आपकी खाला जान मेरे सामने इन्होंने आपको दूध का गिलास दिया था। मैं कुछ फासले पर मौजूद थी। मैंने बहुत बार कोशिश की कि सच्चाई में साहब को बता दूं, मगर मेरी हिम्मत नहीं पड़ती। लेकिन जब आपको वो घर छोड़ते देखा तो मुझे लगा खुदा मुझे कभी माफ नहीं करेगा, इसलिए मैंने साहब को सारी सच्चाई बता दी। ये तब से लेकर अब तक आपको ढूंढते फिर रहे हैं। जीनत बीबी ने जल्दी जल्दी अपनी बात मुकम्मल कर ली थी। हुरिया की आंखों में नमी और तकलीफ एक साथ उभरी। कितना अरसा लग गया था इसे सच जानने में। ये सच अगर इसे जल्द पता चल जाता तो इसके हिस्से में वो बदनसीब दिन रात तो ना आते जब वो दर्द की शिद्दत से तड़पी रही थी। ठीक है, तुम जाकर गाड़ी में बैठो। फहद ने मुड़कर मुलाजमा को बाहर जाने का हुक्म दे दिया। वो सर झुकाकर पलट गई। मैं सच्चाई नहीं जानता था हुरिया। रुमैसा मेरी मोहब्बत थी। ये सच है कि इसकी मौत में मुझे बहुत तकलीफ थी। मैं सचमुच तुम्हें गुनहगार समझता था, इसलिए तुम्हारे साथ ज्यादतियां करता रहा। जिस रोज मैंने इस बच्चे को अपनाने से इनकार किया, इस रोज पहली दफा मुझे मेरे जमीर ने मलामत की। ऑफिस में मुझे एक पल सुकून नहीं आया। मुझे लग रहा था कि मुझ में और एक जानी शख्स में कोई फर्क नहीं, कि मैंने अपनी औलाद को अपनाने से इनकार कर दिया। खुदा गवाह, मैं झूठ नहीं कह रहा। इस रात जब मैं ऑफिस से वापस आया तो मैंने पक्का फैसला कर लिया था कि मैं तुमसे बुरा सलूक नहीं करूंगा, तुम्हें अपनी बीवी बना कर रखूंगा। मोहब्बत ना सही मगर तुम्हें इज्जत दूंगा। आखिर तुम मेरी औलाद को जन्म देने वाली हो। मगर आगे नहीं खबर मेरी मुंतजर थी। तुम घर छोड़कर जा रही थी। मुझे बुरा लगा, शदीद गुस्सा आया। तुमसे एक दफा फिर नफरत महसूस हुई और तब जीनत बीबी ने मुझे सारी सच्चाई बता दी। और पता है क्या हुआ? जब मैंने अम्मा जान से सारे सवाल किए तो इन्होंने बड़े इत्मीनान से इतराफ कर लिया कि हाँ, इन्होंने रुमैसा को खत्म करना चाहा। इन्होंने इनकार ही नहीं किया। यानी इस सारे खेल में कठपुतली सिर्फ मैं था। वो सर झुकाए कह रहा था। तकलीफ इसके अल्फाज से आया थी। हुरिया ने बेबस बड़ी निगाह इसके ऊपर डाली। तो फिर अब मुझसे क्या चाहते हैं? मैं सब कुछ भुलाकर आपको माफ कर दूं? वो तकलीफ से कह रही थी। फहद ने अपना सर उठाया। हाँ, मैं तुमसे ये चाहता हूँ, मैं अपने लिए नहीं, सिर्फ हमारी बेटी के लिए तुमसे माफी मांग रहा हूँ। मुझे माफ कर दो ताकि मैं इसके सर पर हाथ रख सकूं।
इसे अपना नाम दे सकूं, अपनी पहचान दे सकूं। मैं जानता हूं तुम इसे पाल लोगी, इसका ख्याल भी रखोगी, लेकिन ये मेरे लिए डूब मरने का मुकाम है कि मेरी औलाद मेरी करोड़ों की प्रॉपर्टी होने के बावजूद ऐसे हालात में जिंदगी गुजारे। तुम्हारे साथ मैंने बहुत ज्यादती की है हुरिया, तुम चाहो तो मुझे जिंदगी भर माफ मत करना, मुझसे कभी ठीक तरीके से बात मत करना, मगर प्लीज घर वापस चलो। अम्मा जान नहीं रही, 6 महीने पहले इनका इंतकाल हो गया। सारा, बिनुश और महरीन की शादी हो चुकी है, बस मैं तन्हा हूँ। तुम्हारी वापसी का मुंतज़िर हूँ, सिर्फ एक बार मौका दे दो प्लीज। हुरिया ने इसकी आंखों में नमी छलकती देखी। वो रुख मोड़ गया था। शायद मर्द रोते नहीं, इसे भी तो यही सिखाया गया होगा ना। हुरिया के लबों पर एक तल्ख मुस्कुराहट बिखरी। शुक्र था कि सारी हकीकत और सच्चाई इसके सामने आ गई थी। इस शख्स ने इसे बहुत तकलीफें दी थी, इसकी इज्जत नफ्स के साथ साथ इसके वजूद को भी चकनाचूर किया था, मगर अब वो सिर्फ एक औरत नहीं, एक माँ थी। इसे अपनी अना, अपनी नफरत, अपने गौसे से आगे बढ़कर सोचना था। इसे अपनी बेटी के लिए सोचना था, जिसका बेहतर मुस्तकबिल अपने बाप की सरपरस्ती में था। गहरी सांस लेते इसने जुबिया को फहद की तरफ बढ़ा दिया। जो जख्म आपने मुझे दिए, इनमें बढ़ने में वक्त लग जाएगा, मगर मैं अपनी बेटी के लिए ये सब कुछ करूंगी। इसका लहजा मजबूत था। फहद की निगाहों में तशक्कुर उभरा। खुदा ने मुझे बिन मांगे इतनी बड़ी दौलत दे दी और मैं इसकी कदर नहीं कर सका। शायद मैं कभी खुद को तुम्हारे काबिल नहीं बना पाऊं। जुबिया को सीने से लगाए इसने हुरिया का हाथ थाम लिया, जिससे अब की बार हुरिया ने छुड़ाने की कोशिश नहीं की। एक नई जिंदगी इनकी मुंतजर थी। इन दोनों के दिल जख्मी थे। इन्होंने अपने दिए हुए तकलीफों से छलनी थी, मगर हर चीज को भुलाकर वो मूव ऑन के लिए तैयार थे और यही इनकी खुशियों की जमानत थी।